नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हॉरर डायरी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। यह कहानी मेघालय के शिलांग शहर की है, जो अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके अंधेरे पहलू को बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे परिवार की कहानी जो घूमने गए थे शिलांग और वहां उन्होंने देखा कुछ ऐसा जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए शुरू करते हैं यह रोमांचक और डरावनी यात्रा। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करता हूं। मैं अपनी पत्नी रीना, बेटी आरुषि 14 वर्ष और बेटे अमन 10 वर्ष के साथ एक सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। हम सभी को घूमना बहुत पसंद है, खासकर ऐसी जगहें जहां प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ मौजूद हो। इसी वजह से हमने अपनी छुट्टियों में पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत राज्य मेघालय के शिलांग शहर जाने का फैसला किया। शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड और बादलों का घर भी कहा जाता है। इसकी हरी भरी पहाड़ियां, झरने और स्वच्छ हवा हमें बहुत आकर्षित कर रही थी। मार्च 2023 की बात है। हम चारों दिल्ली से फ्लाइट लेकर गुवाहाटी पहुंचे और वहां से टैक्सी द्वारा शिलांग की ओर रवाना हुए। हमारे ड्राइवर का नाम राजू था, जो मूल रूप से शिलांग का ही था। राजू के अनुसार शिलांग पहुंचने में करीब 3 घंटे का समय लगना था। रास्ते में राजू ने हमें शिलांग के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां दी। उसने बताया कि शिलांग में खासी जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराएं हैं। लेकिन जब हमने उससे शिलांग के बारे में और जानना चाहा तो वह अचानक से चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी आ गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा, साहब, शिलांग बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाना अच्छा नहीं होता। ऐसी कौन सी जगह है? मैंने उत्सुकता से पूछा। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, साहब, स्वीट फॉल्स, लाइटलम कैनियंस और कुछ पुराने बंगले ऐसे हैं जहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोग इन जगहों पर रात में नहीं जाते। हमने उसकी बात को हल्के में ले लिया। आखिरकार हम आधुनिक और शिक्षित लोग थे और ऐसी अंधविश्वासों में हमारा कोई विश्वास नहीं था। शाम के 5 बजे तक हम शिलांग पहुंच गए। हमने पहले से ही एक होटल बुक कर रखा था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि हमारी बुकिंग में कोई गड़बड़ी हो गई है और होटल में कोई कमरा उपलब्ध नहीं था। यह सीजन का समय था और अधिकांश होटल पूरी तरह से भरे हुए थे। हम परेशान हो गए थे कि अब क्या करें। राजू, जो हमारी परेशानी देख रहा था, ने हमें एक विकल्प सुझाया। उसने कहा, साहब, मेरा एक रिश्तेदार है जो पुराने शिलांग में एक बंगले की देखभाल करता है। वह बंगला अभी खाली है क्योंकि मालिक विदेश में रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उससे बात करके व्यवस्था कर सकता हूं। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने राजू के सुझाव को स्वीकार कर लिया। वह अपने रिश्तेदार से बात करने के लिए थोड़ी दूर चला गया और कुछ मिनटों बाद वापस आया। साहब, सब ठीक हो गया है, राजू ने खुशी से बताया। बंगला तैयार है, अंदर साफ सफाई हो गई है। हालांकि मेरा रिश्तेदार जयंत रात में वहां नहीं रुकता, वह शाम 6 बजे तक ही वहां रहेगा। कोई बात नहीं, हम अपना ख्याल रख लेंगे, मैंने कहा। राजू हमें लेकर बंगले की ओर चल दिया। हम शहर के मुख्य इलाके से दूर एक पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे। रास्ता संकरा और घुमावदार था। दोनों तरफ घने पेड़ थे जो शाम के धुंधलके में और भी रहस्यमय लग रहे थे। करीब 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम एक बड़े लोहे के गेट के सामने पहुंचे। गेट पर जंग लगा हुआ था और वह खुलने पर चरमरा रहा था। गेट के पीछे एक बड़ा पुराना बंगला था जो औपनिवेशिक शैली में बना हुआ था। यह 2 मंजिला इमारत थी जिसकी दीवारें सफेद थीं, लेकिन समय के साथ उन पर कालापन आ गया था। बंगले के चारों ओर एक बड़ा बगीचा था
जो अब जंगली घास और झाड़ियों से भर गया था। राजू ने हमें बंगले के अंदर ले जाया, जहां उसका रिश्तेदार जयंत हमारा इंतजार कर रहा था। जयंत एक 50 वर्षीय आदमी था, जिसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। वह हमें देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वह हमें कुछ कहना चाहता हो। जयंत ने हमें बंगले के बारे में बताया। उसने कहा कि यह बंगला 1920 के दशक में एक ब्रिटिश अधिकारी ने बनवाया था। स्वतंत्रता के बाद यह एक हिंदू राजसी परिवार के स्वामित्व में आ गया था। परिवार के वर्तमान वारिस अमेरिका में रहते हैं और बंगले की देखभाल जयंत करता है। बंगला बहुत अच्छा है साहब, जयंत ने कहा। आपको यहाँ सभी सुविधाएं मिलेंगी, बिजली, पानी और गैस। मैं आपके लिए खाना भी छोड़ दूंगा। बस एक बात का ध्यान रखें, रात में बंगले के पिछले हिस्से में न जाएं। वहां कुछ पुराना सामान रखा है जो मालिक के लिए बहुत कीमती है। हम बंगले के अंदर घूमे। यह वाकई में बहुत बड़ा था। नीचे एक बड़ा लिविंग रूम था, एक डाइनिंग एरिया और एक अच्छा खासा रसोई घर। ऊपर की मंजिल पर 4 बेडरूम थे, जिनमें से 2 हमारे लिए तैयार किए गए थे। बाकी के कमरे बंद थे। शाम को जयंत ने हमारे लिए खाना छोड़ दिया और जाने से पहले हमें ताकीद की, साहब, मैंने पहले भी कहा था रात में बंगले के पिछले हिस्से में न जाएं। और हाँ, अगर आप कोई आवाज सुने तो घबराएं नहीं। पुराने बंगले में ऐसा होता रहता है। जयंत चला गया और हम अकेले रह गए। हमने खाना खाया और थकान के कारण जल्दी ही सोने चले गए। हमारा बेटा अमन और मैं एक कमरे में सो गए, जबकि रीना और आरुषि दूसरे कमरे में सो गईं। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। मैंने अपने आसपास देखा। अमन गहरी नींद में था। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आ रही चांदनी के कारण थोड़ा सा प्रकाश था। मैंने सोचा कि शायद मैंने सपना देखा होगा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे फिर से एक आवाज सुनाई दी। यह एक महिला की आवाज थी, जो बहुत धीमी थी लेकिन स्पष्ट। वह बंगाली में कुछ कह रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने सोचा कि शायद रीना या आरुषि हो, इसलिए मैं उठकर दूसरे कमरे में गया। लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि दोनों गहरी नींद में थीं। मैं परेशान हो गया। आवाज कहां से आ रही थी? मैंने फिर से ध्यान से सुना। आवाज बंगले के पिछले हिस्से से आ रही थी, जहां जाने के लिए जयंत ने मना किया था। मेरे मन में डर और उत्सुकता दोनों थे। मैंने एक टॉर्च ली और धीरे से बंगले के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक दरवाजा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही आवाज और स्पष्ट हो गई। यह निश्चित रूप से एक महिला की आवाज थी, जो कुछ गा रही थी, एक बंगाली भजन जैसा कुछ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर एक मंदिर जैसा कमरा था। कमरे में कृष्ण की मूर्तियां थीं और सामने एक औरत बैठी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और वह एक पुराने जमाने की साड़ी पहने हुई थी। मैंने टॉर्च उसकी ओर की और जो देखा उससे मेरी सांस थम गई। महिला पारदर्शी थी, मैं उसके आर पार देख सकता था। वह एक भूत थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली, यह सोचकर कि शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन नहीं, वह अभी भी वहीं थी, कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गाते हुए। अचानक वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें खाली थीं, बिना पुतलियों के। उसने मुझे देखा और अचानक से चिल्लाने लगी, बाहर निकलो, यहां से निकल जाओ, ये मेरी जगह है, मेरी चीजें मत छुओ। मैं वहां से भागा, अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं पसीने से तरबतर था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा वहम था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन मुझे बता रही थी कि जो मैंने देखा वह वास्तविक था। मैंने फैसला किया कि मैं रीना
को इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे डर था कि वह परेशान हो जाएगी। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही मैंने रीना से कहा कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने उसे बताया कि मुझे इस बंगले में अच्छा नहीं लग रहा है। रीना को मेरा व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। हम जल्दी ही तैयार होकर नीचे आ गए, जहां जयंत सुबह का नाश्ता लेकर आया था। उसने हमें देखकर पूछा, क्या हुआ साहब, सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है, बस हम आज ही शहर में कोई होटल देख लेंगे। जयंत ने मुझे ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला, आपने कल रात कुछ देखा है ना? मैं चौंक गया। जयंत ने आगे कहा, मैं जानता था कि ऐसा होगा, इसलिए मैंने आपको पीछे वाले हिस्से में जाने से मना किया था। वह कौन थी? मैंने पूछा, यह स्वीकार करते हुए कि मैंने कुछ देखा था। जयंत ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। यह बंगला एक हिंदू राजसी परिवार का था। उनकी एक बहू थी जो बंगाली थी और कृष्ण की भक्त थी। शादी के बाद जब वह इस परिवार में आई तो उसे पता चला कि यहाँ के सभी लोग शिव के भक्त थे। उन्होंने उसे कृष्ण की पूजा करने से मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। वह कृष्ण की सच्ची भक्त थी। परिवार वालों ने उसका विरोध किया और एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अब उसकी आत्मा इस बंगले में भटकती है और हर रात कृष्ण की पूजा करती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपनी चीजों को छूने वालों से नाराज होती है। इसलिए मैंने आपको वहां जाने से मना किया था। मैं सुनना रह गया। जयंत की कहानी ने मुझे डरा दिया था। हमने तुरंत अपना सामान बांधा और बंगले से निकल गए। राजू आ गया था और हमें शहर के एक होटल में ले गया। हालांकि हम बंगले से निकल आए थे, लेकिन उस रात की घटना ने मुझे डरा दिया था। मैंने रीना को सब कुछ बता दिया और वह भी डर गई। हमने शेष छुट्टियों में शिलांग के दर्शनीय स्थलों का आनंद लेने की कोशिश की, लेकिन बंगले की याद हमेशा मेरे दिमाग में बनी रही। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिलांग से लौटने के बाद मैं एक अजीब सपना देखने लगा। सपने में वही महिला मुझे बुला रही थी, मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। यह सपना हर रात आने लगा और मैं परेशान हो गया। 1 महीने बाद मुझे शिलांग से एक पत्र मिला। पत्र जयंत का था, जिसमें लिखा था कि बंगले के मालिक अमेरिका से वापस आ गए हैं और उन्होंने बंगले को बेचने का फैसला किया है। और सबसे अजीब बात यह थी कि बंगले की मरम्मत के दौरान पिछले हिस्से के फर्श के नीचे से एक महिला का कंकाल मिला था, जिसके पास कृष्ण की एक छोटी मूर्ति थी। उस पल मुझे समझ आ गया कि वह महिला मुझसे क्या कहना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके शव को ढूंढा जाए और उसका अंतिम संस्कार किया जाए। जयंत ने अपने पत्र में लिखा था कि उन्होंने कंकाल का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया है। उस पत्र के बाद से मेरे सपने आने बंद हो गए, लेकिन शिलांग की उस रात की याद अभी भी मुझे डराती है। कभी कभी जब रात गहरी होती है, मुझे लगता है जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है, बंगाली में कुछ कह रहा है, और तब मैं सोचता हूं कि क्या वह महिला अभी भी मेरे पीछे है या अब वह शांति से आगे बढ़ गई है। लेकिन कहानी यहां भी समाप्त नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूं वह रहस्य जो हमने शिलांग से लौटने के 6 महीने बाद जाना। हमारी बेटी आरुषि अचानक अजीब तरह से व्यवहार करने लगी थी। वह अक्सर बंगाली में बड़बड़ाती थी, हालांकि हम किसी ने उसे यह भाषा कभी नहीं सिखाई थी। वह रात में उठकर घर में घूमने लगती और कृष्ण के भजन गाने लगती। हमने उसे कई डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों को दिखाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तभी मुझे याद आया कि आरुषि शिलांग के बंगले में अकेले कुछ समय के लिए पिछले हिस्से में गई थी। जब मैं और रीना बाहर गए थे, वह बंगले की देखभाल करने वाले से मिली थी और उसने उससे बंगले के बारे में पूछा था। हमने एक ज्योतिषी से संपर्क किया,
जिन्होंने हमें बताया कि आरुषि पर उस महिला की आत्मा का प्रभाव है। उन्होंने हमें सुझाव दिया कि हम शिलांग वापस जाएं और उस महिला की आत्मा से माफी मांगें। हम डरे हुए थे, लेकिन अपनी बेटी के लिए हम यह करने को तैयार थे। हम शिलांग वापस गए और उस बंगले में गए जो अब बिक चुका था और नए मालिक के पास था। हमने नए मालिक से अनुमति ली और उस कमरे में गए जहां महिला का शव मिला था। वहां हमने एक पूजा की और उस महिला की आत्मा से माफी मांगी। हमने कृष्ण की मूर्ति भी वहां स्थापित की। उस दिन के बाद आरुषि का अजीब व्यवहार बंद हो गया। वह धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लेकिन अब भी जब आरुषि सोती है तो कभी कभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और मुझे डर लगता है कि कहीं वह महिला अभी भी हमारी जिंदगी में तो नहीं है। शिलांग से जुड़ी यह घटना हमारे जीवन का सबसे डरावना अनुभव थी और यह हमें हमेशा याद दिलाती है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। दोस्तों, यह थी शिलांग के भूतिया बंगले की सत्य घटना पर आधारित कहानी। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप शिलांग जाते हैं तो स्वीट फॉल्स, लाइटलम कैनियंस और पुराने बंगलों से सावधान रहें, क्योंकि वहां की खूबसूरती के पीछे कई डरावने राज छिपे हुए हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगली कहानी के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका दोस्त द हॉरर डायरी के साथ। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सावधान रहें, क्योंकि रात अभी बाकी है।